अस्सलामुअलैकुम जी, बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 1 है कि आइसोटोप आपके पास डिफर करते हैं इनमें से किस चीज में। तो इसको समझते हैं। इस एमसीक्यूज को, जितने भी आपके पास किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है ना, वो एलिमेंट का आइसोटोप उन तमाम में उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आपके पास कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हमें पता है कि एक 12-6 होता है, अगले वाला कार्बन 13-6 होता है आपके पास, एंड लास्ट में आपके पास कार्बन 14-6 होता है। अब कार्बन 12-6 में देखो तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6, 13-6 का भी एटॉमिक नंबर 6, 14-6 का भी एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर हमेशा उस एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है। ये आपके पास एक आइसोटॉप है, इसका जो नीचे ये वाला नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका ये एटॉमिक नंबर, इसका ये एटॉमिक नंबर। वैसे ही एटॉमिक नंबर आपको बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें। तो इन तीनों का क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल भी सेम है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ही जगह पे क्या होता है, मौजूद होता है। अब इन आइसोटॉप्स में डिफर किस चीज में करते हैं, ये एक तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। देखे कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 13 का 13, कार्बन 14 का 14। एटॉमिक मास इनका डिफर हो गया। सेकंड पे देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं। वो कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड किया जाता है, जो इसका एटॉमिक मास होता है उसको माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर में से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने होते हैं, 6। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 13 एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है 7। नेक्स्ट के न्यूट्रॉन्स निकालो तो 14 में से 6 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है 8। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो जितने भी आपके पास आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी ये 4 चीजें सेम होती हैं, ये 2 चीजें डिफरेंट होती है। ये आपने याद करना है। तो इसका ऑप्शन था ए कि वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं मैसेज पे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी आइसोटॉप्स पे अफेक्ट जो है ना वो इतना नहीं होता है लेकिन इतना नहीं होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो तो आपके पास उसने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। एक चीज आपने याद करनी है कि आपके पास टोटल जो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं उनकी तादाद है आपके पास 280 की तादाद में आपके पास जो है ना वो आइसोटॉप्स मौजूद है अर्थ पे। नेचुरली अक्रिंग आइसोटॉप्स जो है ना आपके पास 280। उन 280 में से जब देखा गया तो ये पता चला ऐसे आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर सेम, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है ना, वो आइसोटॉप्स अबंडेंट है। तो आप इस ऑप्शंस में से देख लो कहीं पे इवन एटॉमिक नंबर का लफ्ज लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में इवन एटॉमिक मैसेज है, गलत हो गया। ऑड एटॉमिक मैसेज है, गलत हो गया। एंड इसमें देखो तो इवन एटॉमिक मैसेज तो है, साथ इवन एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है। तो जहां पे इवन एटॉमिक नंबर आ जाए आपने उसको टिक करना है। तो इवन एटॉमिक नंबर वाले आपके पास क्या होते हैं, आइसोटॉप्स अबंडेंट होते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो तो इवन एटॉमिक मैसेज हैं लेकिन ऑड एटॉमिक नंबर है। ऑड एटॉमिक नंबर वाले अबंडेंट नहीं होते हैं, सिर्फ इवन एटॉमिक नंबर वाले क्या होते हैं, अबंडेंट। तो आपके पास ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। वो क्यों होता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का मतलब होता है आपके पास एवरेज एटॉमिक मास, एक ही बात है। फ्रैक्शनल कह लो या एवरेज कह लो, एक ही बात होती है। इसको जो फाइंड किया जाता है ना कि किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको फाइंड करने का जो आपके पास मेथड है वो ये है कि उस एलिमेंट में मौजूद तमाम आइसोटॉप्स की जो आपके पास मैसेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो उनके रिलेटिव अबंडेंस के साथ, और उसके बाद उनको प्लस करते जाओ। मतलब कि आपके पास 2 आइसोटॉप हैं, एक नियोन, जैसे नियोन ले लेते हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। अब मैं चाहता हूं कि नियोन का आपने क्या करना है, नियोन का आपने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना है। तो नियोन का देखो तो आपके पास 20, अब इसके रिलेटिव अबंडेंस देख लो, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट कुछ आती है। प्लस कर दो जो अगला इसका आइसोटॉप है 21, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 8 पॉइंट कुछ आती है। 22 की देख लो, 22 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी उन तमाम को प्लस करने के बाद डिवाइड कर दोगे इनको 100 से, तो आपके पास एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है ना वो आ जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, तो इसमें जो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए इसका गलत है क्योंकि मास ऑफ एटम इट्सेल्फ फ्रैक्शनल गलत,
एटम का मास फ्रैक्शनल नहीं होता है, एटम के आइसोटॉप्स को मिलाने से जो मास आता है वो फ्रैक्शनल होता है। एटॉमिक मैसेज जो है ना वो एवरेज मास होते हैं आइसोबार्स के, गलत। एटॉमिक मैसेज एवरेज मैसेज होते हैं आइसोटॉप्स के, एटॉमिक मैसेज एवरेज मैसेज होते हैं आइसोटॉप्स के। यस सही है, लेकिन हाफ स्टेटमेंट है ये। मुकम्मल स्टेटमेंट क्या है कि एटॉमिक मैसेज एवरेज मैसेज होते हैं आइसोटॉप्स के, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस के। अगर तो ऑप्शन डी ना होता तो ऑप्शन सी सही था। बात पिक की है, नेक्स्ट चलिएगा। अगला है कि आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास 9.1 10 की पावर -31 kg होता है। तो अब इस kg को मैं लेके जाना चाहता हूं mg में। तो जब भी आपने kg को लेके जाना हो mg में, तो आपने सिंपल क्या कर देना है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 6 से, क्योंकि k का मतलब होता है 10 की पावर 3 एंड m का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो जब -3 ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा एंड आपके पास ये बन जाएगा 10 की पावर 6। तो आपने kg से mg में जाने के लिए सिंपल क्या करना है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो mg में आ जाएगा, जो कि होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -25। अब mg में हम क्यों लेके गए, क्योंकि उसने ऑप्शन में आपके पास जो है ना mg में पूछा हुआ था। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना हो गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो एक मोल में हमें पता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 10 की पावर 23 होते हैं। तो आपने सिंपल जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक मोल के नंबर के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.55 mg। तो ऑप्शन बी जो है ना वो इसका सही था। नेक्स्ट पे आ जाओ। उसने पूछा है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कंप्लीटली कितने मास और O2 के साथ कि वो Al2O3 बना जाए। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखो, जहां पे भी रिएक्शन का लफ्ज आ जाए तो आपने सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में लफ्ज है रिएक्ट का, मतलब कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन हुआ है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन बना दो। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इसने क्या चीज बनाई है वो भी उसने बता दिया कि Al2O3 बनाए। इक्वेशन बनाने के बाद इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे आपके पास 2 एल्यूमिनियम थे, अच्छा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 6 हो गए बैलेंस, एल्यूमिनियम 4 हो गए बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर देना आपने। बैलेंस करने के बाद अब आपने सबसे पहले किस किस को कंपेयर करना है, उसने मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, मतलब ये दो चीजें कंपेयर होंगी। याद रखिएगा जो पूछा गया है जो दिया गया उन दोनों को ही कंपेयर करना है। जो दिया गया उसको हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। अब एल्यूमिनियम का मास गिवन था इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, ऑक्सीजन पूछी गई थी इसलिए हमने इसको यहाँ पे राइट साइड पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उस इक्वेशन में देखना है कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। तो एल्यूमिनियम के जब 4 मोल्स होंगे तो आपके पास ऑक्सीजन के 3 मोल्स बनते हैं। ये हमें इस इक्वेशन में बताया कि एल्यूमिनियम के 4 मोल्स ऑक्सीजन के 3 मोल्स बनाती है। अब आप ये देखो कि आपके पास क्वेश्चन में एल्यूमिनियम की क्या चीज गिवन है। उसने क्वेश्चन में आपके पास एल्यूमिनियम के 27 ग्राम दिए हुए, लेकिन हमने इक्वेशन के मुताबिक एल्यूमिनियम के मोल्स को कंपेयर किया हुआ है। तो इस 27 ग्राम को आपने लेके जो इसके मोल्स में, मोल्स का क्या फार्मूला होता है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना 27, इसको डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कितना आपके पास 27। एल्यूमिनियम का आपके पास जो मोलर मास होता है वो 27 होता है, मास उसने दिया हुआ 27। तो आप इसने पूछा है कि 1 मोल, मतलब वो पूछना चाहता है कि 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल बनाती है इक्वेशन के मुताबिक, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक 1 मोल जब एल्यूमिनियम होगी वो कितने मोल ऑक्सीजन बनाएगी। सही हो गया। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो इस साइड पे आपके पास वैल्यू होती है ना, इस साइड पे उसको आपने लिखना होता है टॉप पे, मतलब कि 3 डिवाइड बाय जो इसके बिल्कुल सामने वैल्यू होती है 4, उसको 4 पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे आपने वैल्यू आप निकाली है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास मोल्स आ जाते हैं कितने 0.75। लेकिन उसने पूछा है कि कितने मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड कर लिए 0.75 है एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है 32 होता है। तो इस फार्मूले से हमने क्या किया कि मास को एक जगह पे लेके आगे, मोल्स इसके 0.75 थे, मोलर मास हमें पता है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32। तो आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ गया 24, जो कि ऑप्शन था आपके पास डी। सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट देखो तो उसने पूछा हुआ है कि मोल्स ऑफ CO2 जो कि 8 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। तो सिंपल है आपके पास, आपने देखो अब आपके पास गिवन क्या चीज है प्लस उसने पूछी क्या हुई। तो यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन CO2 निकालने जब आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो कंपैरिजन किस किस का होगा, CO2 का कंपैरिजन होगा ऑक्सीजन के साथ। अब लेफ्ट साइड पे क्या चीज लिखोगे, वो लिखोगे जिसकी कोई ना कोई चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। ऑक्सीजन का मैथ गिवन था तो ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, CO2 को फाइंड करना था इसलिए उसको हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब ऑक्सीजन का मैथ उसने दिया हुआ 8 ग्राम, लेकिन हम जानते हैं कि CO2 में सबसे पहले मैंने बोला था कि इसके अपने अंदर देखो कि इसके अपने अंदर इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। मैं जानता हूं कि एक CO2 में आपके पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी होती है, वो एक ही होती है। मतलब कि एक मोल जब CO2 होगा उसमें ऑक्सीजन कितनी है, देख लो एक मोल CO2 में ऑक्सीजन कितनी है, एक ही O2 है ना। तो आपके पास एक मोल CO2 में ऑक्सीजन की तादाद एक मोल ऑक्सीजन का मतलब आपके पास 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस 16 कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 32 ग्राम। अब उसने कहा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे CO2 के, तो सिंपल है यहाँ पे 8 लिख लो। उसके बाद क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया कि यहाँ पे जो होगा इस साइड पे उसको लिखना है टॉप पे, जो इसके बिल्कुल सामने होगा उससे आके डिवाइड कर दो, जो इसके सामने होगा इससे आके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 1 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8, ये कितना आ जाता है आपके पास 0.25। तो आंसर आपके पास कौन सा था, ऑप्शन ए 0.25। नेक्स्ट देखते हैं इसका। उसने कहा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होंगे, इनमें से किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं सबके हम। फर्स्ट वाले केस में देखो 3.6 ग्राम H2O गिवन है। मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, एक H का होता है 1, दो है H तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मोल्स निकाल लो इसके, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास इसका गिवन था 3.6, मोलर मास हमने निकाला 18, तो अब मोल्स इसके आ जाएंगे 0.2 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे Na के साथ, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 Na। 4.8 ग्राम C2H5OH के निकालते हैं। सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। एक कार्बन का होता है 12, दो कार्बन है तो आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2, एक H का होता है 1 तो 5 H हैं तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक H का 1 होता है, टोटल आपके पास इसका मोलर मास आ जाता है 46 ग्राम पर मोल। मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास है 4.8, मोलर मास है 4.6, मोल्स आ जाते हैं 0.1। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमने तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 Na। नेक्स्ट पे आ जाओ 2.8 ग्राम CO, मोलर मास निकालो, एक कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपके पास आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। मोल्स निकालो तो मास ऑफ CO डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO, मास होता है 2.8, मोलर मास हो गया 28, तो मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल्स। अब इसके मॉलिक्यूल्स निकालो तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na, तो आपके पास 0.1 आ गया। नेक्स्ट निकालो 5.4 ग्राम N2 और 5 के, एक नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, दो है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 5 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास जो मोलर मास आता है वो 108 आता है। मोल्स निकालो इसके तो मास डिवाइड बाय मोलर मास 5.4 डिवाइड बाय 108, मोल्स आ जाते हैं 0.05। मॉलिक्यूल्स निकालो तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय Na, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.05 Na। अब मुझे ये बताओ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी आई है, तो यहाँ पे देखो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 0.2, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं 0.1, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं 0.1 एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं 0.05। तो आपने पॉइंट के बाद वाली फिगर देखनी, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, लास्ट वाली में 0। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.2, तो आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा 3.6 ग्राम ऑफ CH2O। नेक्स्ट पे आइएगा, उसने बोला कि 1 मोल SO2 में आपके पास इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल SO2 का मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है 6.02 10 की पावर 23। अब एक SO2 में आपने ये बताना है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने, मतलब कि ऑक्सीजन कितनी दफा लिखा गया है। तो एक 2 दफा ऑक्सीजन लिखा गया तो मतलब कि आपके पास ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल है आपके पास के 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई किया तो 12.04 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए।
अच्छा, सल्फर निकालो तो एक SO2 में सल्फर कितनी दफा लिखे हुए? एक दफा है। तो सिंपल क्या है कि एक को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर के साथ तो आपके पास 6.02 10 की पावर 23 एटम्स आ जाते हैं सल्फर की। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ऑक्सीजन के हमने निकाले हैं तो 12.04 आता है। बी भी गलत है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हम निकाल के देख चुके हैं तो 6.02 आते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है जो हमने एटम्स ऑफ सल्फर निकाले। चौथा ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स, और मोल्स उसने हमें क्वेश्चन नहीं बताए गए कि एक मोल है, तो 4 ग्राम एटम्स का मतलब 4 मोल गलत है, एक ही मोल उसने हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट पे आइएगा, उसने बोला कि वॉल्यूम जो कि 1.4 ग्राम N2 ऑक्युपाई करता है STP पे। इसको देखिएगा, हम जानते हैं कि मोलर मास ऑफ N2 आपके पास होता है 28 ग्राम, क्योंकि आपके पास एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन हैं तो आपके पास जो मोलर मास इसका आ जाता है वो है 28 ग्राम पर मोल। अच्छा, वॉल्यूम जो कि 28 ग्राम N2 ऑक्युपाई करता है वो है 22.414। इसका क्या मतलब है? मैं बता चुका था कि एक मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो आपके पास होती है फिक्स है 22.414 DMQ। ये मोलर वॉल्यूम होता है, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.414। तो 28 ग्राम एक मोल है आपके पास नाइट्रोजन का, तो एक मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.414। अब उसने मैस दिया कितना? 1.4। तो अब मुझे ये बताओ 28 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम होता है 22.414, तो आपके पास 1.4 ग्राम का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? तो पहले भी समझा चुका हूं, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको लिखते हो टॉप पे, जो इसके बिल्कुल सामने होती है इसको लिखते हो बॉटम पे, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उससे आके कर देते हो मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 1.12। तो ऑप्शन था आपके पास बी, आंसर है आपके पास 1.12। नेक्स्ट पे आइएगा, लास्ट जो एमसीक्यू आपके पास गिवन है उसने पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है कि इसमें तो कौन सी ऑप्शन जो है ना वो सही है। तो देखो, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या डेफिनेशन थी? ऐसा रिएक्टेंट जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है। क्या हम उसको लेस क्वांटिटी में लेते हैं? यस, लेस क्वांटिटी में लिया जाता है, लेकिन ग्राम्स में नहीं लिया जाता है, मोल्स में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि लेस क्वांटिटी वॉल्यूम में ली जाती है, गलत है, बता चुका हूं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, नहीं, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है, नहीं, क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है अंडर कंसीडरेशन। तो ऑप्शन डी सही था इसका। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज के 10 एमसीक्यूज। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।